एप-60 करण गुलेरिया का इलाज। कॉन्फ्रेंस में अब हर कोई मल्होत्रा परिवार को फिर से पुरानी इज्जत और शान के साथ देखने लगा था। कुछ लोग आकर किशन मामा को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे, तो कुछ लोग फिर से पुराने दिनों की तरह अंजलि मामी को किटी पार्टी और डिनर पार्टी के लिए इनविटेशन देने लगे। किशन मामा ने अंजलि मामी को देखकर कहा, चलो कम से कम पुराने दिन वापस लौट आए। अब हमें कम से कम यह एहसास तो नहीं होगा कि हम कोई ऐसे लोग हैं जो सभ्य लोगों के बीच नहीं रह सकते। किशन मामा की ही बात सुनकर अंजलि मामी धीरे से मुस्कुराने लगी। सबको बाय कहते हुए किशन मामा, अंजलि मामी, शीला मासी और अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गए। मल्होत्रा परिवार के जाने के बाद रोहित मारवा ने चिराग मेहता से पूछा, चिराग तुम कुछ देर पहले अपने फोन में मुझे कुछ दिखाने वाले थे। क्या तुम्हें अनिका की बेटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? चिराग का फोन अभी भी स्विच ऑन नहीं हो रहा था। उसने अपना फोन रोहित को दिखाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे लगता है जमीन पर गिरने की वजह से मेरे फोन में कोई डैमेज हो गया है। कब से ट्राई कर रहा हूँ मगर ये ऑन ही नहीं हो रहा है। मगर सर मुझे लगता है कि मैंने जिसे ये काम सौंपा था, शायद वह किसी नशे में था। उस इडियट ने मुझे मिस अनिका की बेटी की जगह आपके बेटे का फोटो भेज दिया था। चिराग मेहता की बात सुनकर रोहित को अपने आप पर तरस आ रहा था। उसे लगा उसने अपने खास लोगों में किन बेवकूफों को शामिल कर रखा था। रोहित ने चिराग मेहता से कहा, चिराग तुम रहने दो, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। किसी लड़की के पीछे उसके परिवार की जासूसी करना हमें शोभा नहीं देता। लीव दिस मैटर और कंपनी के कामकाज पर ध्यान दो। आज हमने मल्होत्रा परिवार के साथ जो डील की है, फौरन उसकी कॉन्ट्रैक्ट कॉपी बनवाओ और मिस्टर किशन मल्होत्रा को भेज दो। ये कहते हुए रोहित कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलने लगा। चिराग अपने फोन को जेब में रखते हुए रोहित की बातें एक डायरी में लिखने लगा। मल्होत्रा हाउस पहुंचकर अंजलि मामी और किशन मामा हॉल के सोफे पर बैठकर चैन की सांस लेने लगे। अनिका किचन से सबके लिए पानी लाई। शीला मौसी जो खिड़की से बाहर देख रही थी, वो अब भी किसी गहरी सोच में थी। किशन मामा के फोन पर श्वेता का फोन आया। कुछ देर श्वेता के साथ बात करके किशन मामा ने फोन काटकर बहुत खुशी और एक्साइटमेंट में सबसे कहा, श्वेता का फोन था। वो कह रही थी कि अमृत टैबलेट बनाने के लिए जो फॉर्मूला उसे अनिका ने दी थी वो फॉर्मूला सक्सेसफुल है। श्वेता ने अभी 50 टैबलेट बना ली है। वो कह रही थी कि अब हम इस टैबलेट की मास प्रोडक्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अंजलि मामी खुश होकर किशन मामा के पास आई और एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ सबसे कहने लगी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आई थिंक इस बात पर शैंपेन खुलनी चाहिए, क्यों शीला? जैसे ही अंजलि मामी ने शीला मासी की ओर देखा, शीला मासी अपनी नजर चुराकर फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी।
अंजलि मामी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी शीला मासी के चेहरे पर टेंशन और उदासी क्यों थी। शीला मासी के पास जाकर अंजलि मामी ने उनसे पूछा, शीला सुना, स्वाति ने वो फॉर्मूला न सिर्फ बचा कर रखी थी मगर उस फॉर्मूला में काफी बदलाव करके उसे बेहतर भी बनाया था और आज अनिका ने हमें वो फॉर्मूला देकर मल्होत्रा फार्मेसी को रातों रात फिर से मार्केट में नंबर 1 बना दिया। क्या तुम ये सुनकर खुश नहीं हो? जब अंजलि मामी और शीला मासी खिड़की के पास खड़े थे, किशन मामा ने पानी के गिलास ट्रे में अरेंज कर रही अनिका से पूछा, बेटा अनिका, क्या तुम सचमुच डॉक्टर कल्याण शास्त्री के अंडर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्टडी नहीं करना चाहती? मेरा मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो कल्याण शास्त्री के साथ दुश्मनी है उस वजह से तुम। अनिका ने अपने मामा को बीच में रोकते हुए कहा, किशन मामा मुझे कल्याण शास्त्री के पास ट्रेडिशनल मेडिसिन सीखने की कोई जरूरत नहीं और अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। अनिका की बात सुनकर शीला मासी खिड़की से बाहर देखते हुए अनिका से पूछने लगी, फिर किस चीज में इंटरेस्ट है तुम्हें? पानी की ट्रे ले जा रही अनिका बीच रास्ते में अटक गई। उसने हैरानी से शीला मासी की ओर देखा। शीला मासी ने अनिका की ओर घूमकर पूछा, क्या हम जान सकते हैं फिर किस चीज में इंटरेस्ट है तुम्हें? मैंने सुना है कि तुम एक सर्जन हो। क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? किस कॉलेज से ग्रेजुएशन की है तुमने? किस हॉस्पिटल में काम करती हो तुम? क्या तुम एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो या एक जनरल फिजिशियन? अनिका चाहती तो शीला मासी की बातों का जवाब सिर्फ अपना मेडिकल नाम यानी कि डॉक्टर अमृता कहकर दे सकती थी, मगर अनिका ने शीला मासी को बड़ी रिस्पेक्ट से जवाब देते हुए कहा, मैं एक विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ। शीला मासी अनिका की एग्जाम लेने के मूड में थी, इसलिए शीला मासी ने अनिका से आगे सवाल पूछते हुए कहा, विजिटिंग कंसल्टेंट हो तो महीने में कितने ऑपरेशंस कर लेती हो? तुम अभी इतनी यंग हो, तो थोड़े साल किसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेती? जब अंजलि मामी ने देखा कि शीला मासी अनिका को कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लगी थी, तो अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, बस करो शीला, अब मेहरबानी करके फिर से बेचारी बच्ची को परेशान मत करना। शीला मासी एक लंबी सांस छोड़ते हुए सोफा पर जाकर बैठ गई और अपना हाथ सोफा के कवर पर पटकते हुए अंजलि मामी कहने लगी, चलो ठीक है, मान लेती हूँ मैं तुम लोगों की बात। तुम लोग यही चाहते थे ना कि मैं स्वाति से माफी मांगू? तो ठीक है, मैं आप सबके सामने स्वाति से माफी मांगती हूँ। मैंने जो कुछ भी स्वाति के बारे में कहा वह मुझे नहीं कहना चाहिए था, मगर अनिका की मासी होने के नाते मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी। शीला अपनी जगह से उठकर अनिका के पास आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, तुम्हारी माँ स्वाति शहर की काफी टैलेंटेड और खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, मगर तुम्हारी परवरिश कहीं और हुई है। अगर तुम्हारी वजह से स्वाति की या फिर हमारे खानदान पर कोई भी आंच आई है तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी।
अनिका को लग रहा था कि अब शीला मासी खानदान की इज्जत और रेपुटेशन की बात को कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा रही थी। अनिका ने किशन मामा और अंजलि मामी को देखते हुए कहा, मैं जरा ऊपर जाकर देखती हूँ रिया क्या कर रही है। ये कहकर अनिका सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अनिका की इस बात पर गुस्सा होते हुए शीला ने अनिका को रोकना चाहा। मगर तभी अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, बस भी करो शीला, बहुत हो गया। आज कॉन्फ्रेंस हॉल में इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें इस लड़की पर शक है। आखिर क्यों तुम हाथ धोकर इस बच्ची के पीछे पड़ गई हो? मैं और किशन तुमसे वादा करते हैं कि इस बच्ची की वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जब अनिका ऊपर अपने कमरे में पहुंची, तो उसने देखा रोज की तरह रिया अपनी गेम्स खेलने में बिजी थी। रिया अपनी टैबलेट पर गेम खेलते हुए सनी पर चिल्ला रही थी। रिया सनी से कह रही थी, दुश्मन वहां झाड़ियों के पीछे छुपे हैं। तुम गोदाम से बाहर निकलकर उन पर अटैक करो। मैं रेलवे लाइन के पास छुपे दुश्मनों पर अटैक करूंगी। तभी टैबलेट के स्पीकर से सनी की आवाज आई, अगर मैं गोडाउन से बाहर निकला तो दुश्मन मुझे मार देंगे। यह मत भूलो कि वह लोग 6 की टीम है और हम सिर्फ 2। कहा, अगर इतना डरोगे तुम तो इस गेम में कभी भी जीत नहीं पाओगे और यह मत भूलो अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अगर छुपे रहोगे तो कभी न कभी वह लोग तुम्हें ढूंढ कर मार देंगे और अटैक करोगे तो कम से कम 4 में से 2 को मार कर मरोगे। इस गेम को जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा दो। जितने पॉइंट मिलेंगे उतना हम गेम में दुश्मनों से आगे रहेंगे। चाहे वह 4 हो या 400, हमें हमेशा उनसे ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। अनिका पीछे खड़ी रिया को गेम खेलते हुए देखने लगी। अनिका को टैबलेट स्क्रीन पर सिर्फ गेम दिखाई दे रही थी। अनिका को सनी का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ स्पीकर पर सनी की आवाज सुनाई दे रही थी। सनी ने रिया से कहा, ओह नो,
उन सब ने मिलकर मेरे गोडाउन पर हमला कर दिया। रिया प्लीज बचाओ मुझे। सनी की इस बात पर इरिटेट होकर रिया कहा, तुम गोडाउन से बाहर निकलो, इस तरह छुपकर बैठोगे तो अपने साथ साथ मेरा भी नाम डुबा दोगे। डोंट फॉरगेट गेमिंग की दुनिया में मेरी बहुत इज्जत है। तुम्हारे साथ खेलकर मुझे लगता है मैंने अपनी रेपुटेशन को भी रिस्क में डाल दिया है। रिया के मुंह से ऐसी इंसल्ट होते हुए सुन सनी ने रिया से कहा, रिया यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा चाचू हूँ। थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिया करो मुझे। भले ही हमारे दुश्मन प्लेयर इंडिया से नहीं है, मगर कहीं उनमें से कोई हमारी लैंग्वेज समझ रहा होगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। सनी की इस बात का रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं सोचेगा चाचू। सिर्फ इतना ही सोचेगा, लगता है चाचा की आवाज में चाची बात कर रही है। रिया अपनी ही बात पर जोर जोर से हंसने लगी। अनिका ने पीछे से रिया को हल्के से पीठ पर चपेट लगाई और कहा, किससे बात कर रही हो रिया? और यह कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? मुझे लगता है कि सारा दिन तुम गेम खेलती रही हो। अब मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। फोन पर खेलना बंद करो और अगर खेलना ही है तो बाहर गार्डन में जाकर खेलो। जैसे ही अनिका शॉवर लेने के लिए बाथरूम में गई, रिया ने अपनी आवाज धीमी करके सनी से कहा, चाचू मम्मा घर पर वापस आ गई है। अगर उसने फिर से मुझे गेम खेलते हुए देख लिया तो वह मेरी टैबलेट कहीं छुपा देगी और मैं कल की चैंपियनशिप में हिस्सा भी नहीं ले पाऊंगी। मुझे लगता है हमें आज की गेम यहीं रोक देनी चाहिए। ये बात सुनकर सनी ने रिया से कहा, अरे नहीं ऐसा मत करना, मैं अपनी गेम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ और हजारों फॉलोअर्स ने हमारी गेम लाइव देख रहे हैं। अगर इस वक्त हमने गेम बंद कर दी तो हमारे फॉलोअर्स हमें अनसब्सक्राइब कर देंगे। सनी की यह बात सुनकर रिया अचानक एक्साइट हो गई। रिया ने अपनी टैबलेट स्क्रीन पर गौर से देखते हुए सनी से पूछा, क्या सचमुच बहुत लोग हमें देख रहे हैं? क्या सचमुच पूरे वर्ल्ड से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं? सनी ने रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे हाँ, मुझे पता है मेरी भतीजी एक वर्ल्ड चैंपियन है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हें पहचाने और तुम्हारी टैलेंट दुनिया के कोने कोने में जाए। अनिका ने सनी से पूछा, अच्छा चाचू, अगर मुझे अपनी टैलेंट लोगों को लाइव स्ट्रीम करनी हो तो मुझे क्या करना होगा? सनी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रिया को बताया, देखो लाइव ट्रेनों के लिए तुम्हें सिर्फ एक लैपटॉप और एक अच्छे कैमरा की ज़रूरत होती है और हाँ, खास तुम्हारी इंटरनेट स्पीड अगर ठीक ठाक हो तो बस तुम अपनी टैलेंट देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकती हो। आजकल कितने लोग एक ही रात में सुपरस्टार हो जाते हैं। फिर तुम तो एक जीनियस हो, जीनियस। रिया ने ये सुनकर गेम बंद कर दी और एक अच्छे बच्चे की तरह टेबल पर बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार करने लगी। करण गुलेरिया हाउस। गुलेरिया परिवार का बंगला दिल्ली के साउथ में बना था। बंगले का आर्किटेक्चर काफी मॉडर्न था और एलिगेंट था। बहुत बड़ा गार्डन, बीच में फाउंटेन और उसके बाद एक आलीशान मॉडर्न 7 मंजिला इमारत। आकाश गुलेरिया,
कल्याण शास्त्री और उसकी टीम को फर्स्ट फ्लोर पर अपने चाचा करण गुलेरिया के लिविंग रूम में ले गए। लिविंग रूम में पूरा गुलेरिया परिवार बड़े ही टेंशन में आकाश और कल्याण शास्त्री का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर शालिनी गुलेरिया हाउस की बनावट और सजावट देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी। जब कल्याण शास्त्री परिवार के बाकी लोगों से बात कर रहे थे तब शालिनी ने बेडरूम के खुले दरवाजे से देखा कि बेड पर एक लंबे कद का आदमी लेटा हुआ था। बीमारी की वजह से चेहरा भले ही उतरा था, लेकिन चेहरे की चमक बता रही थी कि यह आदमी बहुत ही रईस खानदान से बिलोंग करता था। करण गुलेरिया भले ही इस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, मगर उनके चेहरे से इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता था, इस आदमी ने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे। एक आर्टिस्टिक चेहरा जिसे कोई एक बार देख ले तो जिंदगी भर ना भूल सके। करण गुलेरिया की उम्र लगभग 50 साल थी, लेकिन चेहरे की चमक देखकर कोई कहता कि बेड पर लेटा हुआ आदमी 30 या 35 साल का था। अगर गौर से करण गुलेरिया का चेहरा देखा जाए तो उनके होंठ और नाक काफी हद तक आनिका से मिलते थे। कल्याण शास्त्री ने करण गुलेरिया का चेकअप करने के बाद गुलेरिया परिवार से कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस आदमी ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। शायद ये अब खुद ही जीना नहीं चाहते और मैं बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। टूटी हुई उम्मीद का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। आप लोग हो सके तो करीबी रिश्तेदारों को बुला लीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जैसे ही कल्याण शास्त्री ने यह बात बताई, बाहर कमरे में अचानक कुछ लोग जोर से रोने लगे, तो कुछ एक दूसरे को संभालते हुए कहने लगे, कुछ नहीं होगा करण अंकल को, सब ठीक हो जाएगा। आकाश गुलेरिया ने कल्याण शास्त्री को एक कोने में ले जाकर गिड़गिड़ाती आवाज में पूछा, डॉक्टर शास्त्री प्लीज कुछ कीजिए, कोई तो इलाज होगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, कोई तो होगा जो मेरे चाचा को बचा सके। कल्याण शास्त्री ने कुछ देर सोचने के बाद आकाश गुलेरिया से कहा, है कोई जो आपके चाचा की जान बचा सकता है? आकाश गुलेरिया कल्याण शास्त्री की बात सुनकर हैरान हो गया। आकाश गुलेरिया ने बड़ी उम्मीद से कल्याण शास्त्री से पूछा, बताइए शास्त्री जी, कौन है वह जो मेरे चाचा की जान बचा सकता है? दो रिया ने सनी पर गुस्सा करते हुए उससे कहा, अगर इतना डरोगे